आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड है ये फिजिक्स का। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स क्या है, लॉ ऑफ मोशंस क्या है, न्यूटन्स का जो सेकंड फर्स्ट टू सेकंड और थर्ड लॉ है, वो सारे लॉ हम लोग आज देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स का नाम है फोर्स एंड लॉ। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो फोर्स है। फोर्स तो बेसिक एक डिफिनेशन जो सारे लोग जानते हैं, पुल एंड पुश है ना, यही दो वर्ड जो फोर्स को डिफाइन करती है। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स, इट इज द फोर्स दैट एनेबल टू डू एनी वर्क। फोर्स हमारा वो चीज है जो क्या है, कोई भी वर्क करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल करता है। टू द एनीथिंग आइदर द वी पुल, हमें पुश करे या फिर पुल करे किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पुल फोर्स क्या है, यही हमारा फोर्स है जिसे हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम डूड को ओपन करते हैं, आइदर वी पुल या फिर पुश करते हैं। ड्रॉ, पुल, द ओपन, द पुश एंड टू क्लोज, ये प्रोसेस होती है। अब लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट है, हम लोग फोर्स के द्वारा क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, क्या किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग ला सकते हैं। फोर्स के अंदर मेक स्टेशनरी बॉडी इन द मोशन। यदि कोई बॉडी स्टेशनरी है अर्थात स्टेबल है, यदि किसी फिक्स पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो उसे क्या हम लोग मोशन में ला सकते हैं यूजिंग बाय यूजिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल के अंदर सेट मूव द किकिंग अप्लाइंग द फोर्स। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं फुटबॉल पे तो क्या होता है, मूव कर जाती है। फोर्स के अंदर स्टॉप एंड मूविंग बॉडी, यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसे हम लोग फोर्स द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये सारा क्या इफेक्ट है। बाय अप्लाइंग द फोर्स के अंदर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट है, यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो सकती है। By applying the force by the handle direction to running the bicycle can the change, similarly to moving the steering direction of the running the vehicle the change। तो एग्जाम्पल के लिए हम जब व्हीकल चलाते हैं फिर साइकिल चलाते हैं तो क्या है, वो मोशन के साथ साथ जब हम लोग हैंडल घुमाते हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ईस्ट साइड जा रहे हैं, वेस्ट साइड चले जाएंगे, तो क्या हम वहाँ पे डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज कर सकते हैं। By accelerating the speed of the running vehicle can the increase, by the applying the brakes speed of running the vehicle can the decrease। उस बेस से हम लोग क्या जो बाइक का या फिर जो व्हीकल का एक्सलेशन है वो क्या डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, हमें कितना स्पीड चाहिए। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। एग्जाम्पल बाय द हैमरिंग है, कोई हैमर है ना जिसको हथौड़ा बोलते हैं। कोई ब्लॉक मीटर के अंदर टर्न इनटू द, हम लोग क्या उसे थीन शीट बना सकते हैं, पतला सा एक लेयर बना सकते हैं। बाय हैविंग द स्टोन के अंदर ब्लॉक इनटू द पीस, और हम लोग क्या उसे तोड़ भी सकते हैं बीच से। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स हम लोग देखते हैं दो टाइप का देखते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स होता है और एक होता है अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स के फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देते हैं, एक यहाँ पे एक लगा हुआ है और 5 स्टूडेंट इधर खींच रहा है, 3 स्टूडेंट इधर और 3 स्टूडेंट इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में बैलेंस फोर्स होगी यदि ये विदाउट ना तो इस डायरेक्शन में ना तो इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो बैलेंस फोर्स आएगी। यदि ये इधर मूव कर गए तो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो बैलेंस फोर्स मींस क्या हुआ, जो रिजल्टेंट फोर्सेस होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जीरो इसलिए होगा क्योंकि वो फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इस कारण क्या होगा, नेट फोर्सेस जो हमारा होगा बैलेंस फोर्स का वो जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए टॉग बार है ना, बहुत टीम अप्लाई सिमिलरली मैग्नीट्यूड फोर्स, तो हम लोग बोलेंगे वहां पे उस कंडीशन में बैलेंस फोर्स रहेगी। यदि से किसी भी साइड यदि झुक गया तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स बोलेंगे। रिजेक्टेड बिकॉज द बैलेंस फॉर द व्हिच द रिजल्टेंट अप्लाई द बिकम द जीरो। तो जहां यदि रिजल्टेंट फोर्स यदि जीरो है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों व्यक्तियों दोनों पक्षों द्वारा क्या वहां पे रिजल्टेंट फोर्स है जीरो, इसका मतलब क्या बैलेंस फोर्स लगाया गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, बैलेंस फोर्स डोंट cause any changes stored over the object। बैलेंस फोर्स आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। आप पहले ही बताया था क्या, जो बैलेंस फोर्स होता है क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। बैलेंस फोर्स कैन द चेंज शेप ऑफ द साइड ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। एग्जांपल के लिए व्हेन द फोर्स अप्लाइड द बोथ साइड ओवर द बैलून, जब बैलून में अप्लाई करते हैं तो जो साइड से होता है क्या होता है, बैलून का चेंज होता है। अनबैलेंस फोर्स जहां पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, नॉट जीरो। द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाई फोर्स इज ग्रेटर देन द जीरो, क्या होगा वहां पे जीरो से ज्यादा होगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड हुई है। द फोर्स कैन इसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इन द रेस, कोई रेस में तो मूव कॉन द अप्लाइंग द बैलेंस फोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि उसको मूव लाना तो क्या हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा
और यदि हमें कोई रेस से मूव लाना तो हम लोग वहां पे फोर्स लगाकर उसे मूव में ला सकते हैं। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पहले बताया क्या कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में कि फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। यदि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसे मूव कर सकता है। इंक्रीज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अब कोई पहले से ऑलरेडी रन कर रही है, मूव करे तो उसका और स्पीड इंक्रीज कर सकती है, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकती है। स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। चेंज द शेप, साइज हम कर सकते हैं। ये सारा फोर्स था। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन क्या है। एक गैलीलियो गैलीली बताता है क्या कि फर्स्ट ऑल सेट ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन द नो फोर्सेस एक्ट ऑन द देम। बोलता है क्या, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं अप्लाई है, फिर भी वो सारा ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल से क्या मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड, जो पता नहीं चलता कि इसका जो पार्टिकल से मूव कर रही है। ये गैलीलियो बताता है। दिस मीन दैट इफ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन फ्रिक्शनलेस पाथ, नो द अदर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग फॉरएवर, दैट नो बैलेंस फॉर द फॉर फंकिंग द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि यदि जो किसी ऑब्जेक्ट को, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो फ्रिक्शनलेस जगह पे क्या मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में फॉरएवर हमेशा क्या होगा कि वो मूव करता ही रहेगा, कभी वो रुकेगी नहीं। नो अनबैलेंस फोर्स वहां पे वर्किंग होगा, ये ध्यान रखना है। यदि फ्रिक्शनलेस होगा, फ्रिक्शनलेस मतलब क्या है कि किसी प्रकार का वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। बट प्रैक्टिकली द नॉट पॉसिबल है, प्रैक्टिकली क्या गया तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। बिकॉज दैट इन द कंडीशन ऑफ द जीरो अनबैलेंस फोर्स द इम्पॉसिबल। अतः बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो इम्पॉसिबल है उस कंडीशन में। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ द एयर, मैनी द अदर फोर्सेस ऑलवेज द एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, but critically the not possible of any object because to attain the condition of the zero unbalanced force the impossible। तो अभी तक ये अभी प्रैक्टिकल नहीं सिद्ध कर पाया है, बट वो गैलीलियो बताया था, ठीक है। हम लोग आप देखेंगे न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने स्टडी द आइडिया द गैलीलियो एंड द गेव द थ्री लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन क्या करता है, जो भी गैलीलियो जो आइडिया देता है उसका क्या करता है, अध्ययन करता है। गैलीलियो द्वारा जो भी आइडिया दिया गया उसको अध्ययन करता है। फाइनली ये तीन लॉ ऑफ मोशन देते हैं, मोशन का तीन नियम देते हैं। जो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। समझेंगे बढ़िया से, बहुत इजी में समझाएंगे। पहला है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में होगी, या फिर रेस्ट में तो रेस्ट पोजीशन में ही होगी, विदाउट कोई एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस उससे हम लोग बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन द स्टेट ऑफ द रेस्ट, यदि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगी। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में है तो क्या है, मोशन में ही रहेगी। until the completely to change the state by the applying external forces, उसका तब तक पोजीशन चेंज नहीं होगा तब तक कोई एक बाहरी या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं होगी। और ये जो बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्सेस इसे बोलते हैं हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो इस कारण से हम लोग जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन के देख सकते हो कि एनी ऑब्जेक्ट द रेस्टेड ऑफ द रेस्ट, बोल रहा है कि यदि कोई रेस्ट में है, विल रिमेन द रेस्ट, वो रेस्ट में रहेगा अंटिल जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क ना हो। अप्लाई द चेंज ऑफ स्टेट, तब जाकर उसका कोई स्टेट में चेंजेस नहीं होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो अंटिल तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड नहीं होगी, ठीक है। दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट द चेंजिंग देयर द स्टेट। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी है ऑब्जेक्ट सारा क्या चेंजेस होता है। द स्टेट ऑफ नो ऑब्जेक्ट कैन द चेंज बाय द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस। और जब उसका पोजीशन चेंज होती है तभी चेंज होती है जब उसे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड होती है। तो हम लोग डेली लाइफ में न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अ पर्सन स्टैंडिंग द बस, यदि कोई पर्सन बस में खड़ा होता है तो जब वो स्टार्ट मूविंग द सडनली, जब अचानक से स्टार्ट होती है बस तो आगे की ओर झुक जाता है, बैकवर्ड पीछे की ओर झुक जाती है। देखो पहले इस पोजीशन में था, अब क्या हुआ, पीछे की ओर झुक गया। तभी क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि जब ये बस स्टार्ट था, नहीं बस जब रेस्ट पोजीशन में था तो ये भी रेस्ट पोजीशन में था। जब बस अचानक से स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ था, बोल सकते हैं इनर्शिया अप्लाई हुई, और वहां पे क्या हुआ, ये बैकवर्ड की ओर पीछे झुक गया। This happened because the person the bus both in the rest while the bus not the moving but the bus start moving। यहाँ वही एक एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि जब बस स्टार्ट होता है मूविंग होना तो उसका बॉडी क्या है, मोशन में आना चाहता है, इस वजह से क्या हो, पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग द मूविंग बस फॉल द फॉरवर्ड ड्राइवर द अप्लाई द ब्रेक सडनली।
और बोल रहा है क्या, जब कोई कोई पर्सन ऐसा जो क्या है बस में बैठा हुआ है, जब ब्रेक लगाता तो क्या होता है, वो आगे की ओर मूव कर जाता है। देख सकते हो पहले इस पोजीशन में था, अब क्या हुआ, आगे की ओर मूव कर गई है। ये पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, क्योंकि ये जब गाड़ी चल रही तो इसका बॉडी मोशन में था, जब ब्रेक मारा तो बाइक जो व्हीकल है वो क्या है, रेस्ट में आना चाहा, लेकिन इसका बॉडी मोशन होने के कारण अचानक से रेस्ट में आना चाहा, तो इसका क्या आगे की ओर मूव कर रही है। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है डिफिनेशन, यहाँ पे क्या हुआ कि बिकॉज व्हेन द बस मूविंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बस क्या है, मूविंग कर रहा है, द पर्सन स्टैंडिंग इन द इज ऑल्सो मोशन अलोंग द बस। तो यहाँ पे जिसका मोशन, ये इसका जो बॉडी भी क्या है, मोशन में है अलोंग द बस के तुलना बस के साथ साथ क्या इसका बॉडी भी मोशन में है। बट व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, तो व्हेन द स्पीड बस डिक्रीजेस सडनली बस कम टू द स्टेट रेस्ट। तो यहाँ पे जब ब्रेक मारा तो क्या है, बस रेस में आना चाह रहा है, बट उसका बॉडी तो मोशन में इस प्रकार से क्या, वो आगे की ओर झुक जाएगी। तो देख सकते हो, आगे पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल भी दिया उसी प्रकार से समझ सकते हो। बिफोर द हैंगिंग द वेट क्लॉथ ओवर द लॉन्ड्री लाइन, पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसी समझ में आ जाएगी। दिस अपन यहाँ पे क्या हुआ वो समझा रहा है, ठीक है। व्हेन द पाइल पॉइंट द कार्बन बोर्ड पे देखो अभी क्या रेस्ट पोजीशन में है, जब हम लोग उसको मारते हैं तो क्या मोशन में आती है, फिर आगे की ओर मूव करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं ये समझना, केवल ये क्या इनर्शिया, याद रखना। एक्सटर्नल फोर्सेस लगा तो बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, समझ सकते हो क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मास इनर्शिया के थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। इनर्शिया हम बताए थे क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज़ ऑफ व्हिच दैट असिस्ट टू द गेट डिस्टर्ब स्टेट तो कॉल द इनर्शिया। हम इनर्शिया बोल सकते हैं कि यदि कोई, बोल सकते हो क्या कि क्या लिखा है, प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो व्हिच इज द रेसिस्ट टू द गेट द डिस्टर्ब विद द स्टेट, क्या करता है, जो जिस स्टेट में उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। डिस्टर्बेंस क्या हुआ कि अभी हम लोग रेस में बैठे हुए, कोई पीछे से आया धक्का मार दिया, तो धक्का लगा इसमें क्या उस व्यक्ति के द्वारा क्या हमारे पे फोर्स लगाया गया, इसी फोर्स को ना बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं, अर्थात वो मेरी बॉडी को डिस्टर्ब किया गया। तो हम कभी क्या रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे रेस्ट पोजीशन को डिस्टर्ब किया गया, हम बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। इनर्शिया ऑब्जेक्ट द मीटर बाय द मास, हम लोग मेजर करते हैं मास द्वारा। अब इससे हम पूरा हेल्दी है, तो यदि कोई पर्सन आके बच्चा कोई मारेगा हमें, तो हम आगे की ओर नहीं झुकेंगे, क्योंकि मेरा मास ज्यादा है। तो डिपेंड करता है मास पे, तो उसके बेस पे। और यदि कोई बच्चा हम ही किसी को मारे तो क्या हो, पता चला दूर भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है मास पे। नेचुरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। यदि ज्यादा मास होगी तो इनर्शिया फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, यदि कम मास वाला व्यक्ति तो क्या उसके लिए कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हैप्पी ऑब्जेक्ट ऑफ वेट मोर इनर्शिया, यदि कोई ज्यादा है तो वही बोल रहा ज्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा। लाइटर वन और इन द अदर वाटर बोलते हैं नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट द टेंडेंसी द चेंज द मोशन रेस्ट ऑब्जेक्ट टू कॉल द इनर्शिया, हम लोग इसी को इनर्शिया बोलते हैं। इन द हैवी ऑब्जेक्ट तो मोर इनर्शिया, यदि कोई हैवी ऑब्जेक्ट तो उसका ज्यादा इनर्शिया होगा, यदि कोई बैट बोल सकते हो जिसका लो बैट है या फिर बहुत ही कम वजन वाला है, उसका लो इनर्शिया होगा। अब हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं पी द्वारा डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम बी होता है। अर्थात बोल सकते हैं मोमेंटम को, मोमेंटम स्टेट है तो हम लोग को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू इट्स वेलोसिटी, ये क्या मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या है, पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट का पावर है जहां तो वो मोशन कर सकता है। अर्थात बोल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास और इट्स वेलोसिटी, कितना उसका वेलोसिटी, क्या उसका मोशन, क्या उसका स्पीड, क्या मोशन का उसके पावर है, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम बोल सकते हैं द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का कितना मोशन, गति होने की क्षमता उसके पास है, ये मोमेंटम है। तब मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी मास मोमेंटम, यही बोल रहा है यहाँ क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी और मास का, उसको बोलते हैं मोमेंटम। इसे पी द्वारा डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एमबी होता है, याद रखना, पी इक्वल टू एमबी। तो इसका यूनिट की बात करें तो मास को हम लोग क्या केजी में दिखाते हैं, और वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, अर्थात क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या इसका यूनिट हो गया। देखो मोमेंटम हो गया, वही निकाला है, ठीक है। एम क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। सब एक ट्रेडिशन रेस्टोरेंट द मोमेंटम अ पर्सन गेट द इंजर्ड द केस ऑफ द हर्टिंग मूविंग ऑब्जेक्ट सच द स्टोन पेवर्स एनीथिंग बिकॉज़ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी व्यक्ति को पत्थर फेंककर मारते तो वहां क्या होता है, वो पर्सन इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड क्यों होता है, क्योंकि वो तो जो पत्थर हमारे पास है उसका तो वेट एक ज्यादा है, और फिर क्या उसका हम लोग इतना तेजी से मारते उसका वेलोसिटी बढ़ जाती है, दोनों को मल्टीप्लाई करके
वहां पे वो वर्क होता है, तो वो हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी पे ज्यादा इंजर्ड होगा। अब कोई छोटा बच्चा छोटा पत्थर से मार रहा, कोई बड़ा पत्थर से मार रहा, तो वो सिचुएशन पे क्या होगा, जो बड़ा पत्थर से होगा वो ज्यादा इंजर्ड होगा उस पर्सन पे। Even a small bullet able to the kill person the when the fire the gun the because the momentum to create the velocity। अब फॉर एग्जांपल के लिए जब बुलेट से हम लोग शूट करते हैं बंदूक से, तो वहां भी क्या होता है, छोटा सा गोली होता है, बट क्या उसका हम लोग इतना बहुत हाई वेलोसिटी कर देते हैं कि जाके दाग बॉडी में क्या इंजर्ड कर देती है। A person get the injured badly the when the moving the vehicle because the momentum of the vehicle due to the mass and velocity। तो आप हम लोग एक ही देख सकते हैं कि मास और वेलोसिटी को देख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मोमेंटम और मास का। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी एक सबसे बड़ा तुलना है मोमेंटम और मास का। जिसका ज्यादा मास होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगी। अब किसी का मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है तो वो भी बढ़िया है, उसका भी क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगी। क्या समझ सकते हैं, सिंपल सा फॉर्म है। सम मोमेंटम इन द प्रोडक्ट, हम लोग जानते हैं क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम जस्ट बता चुके हैं इससे पहले क्या कि मास एंड इट्स वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम है। दिस मीन्स क्या, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मास वेलोसिटी का। ऊपर डिस्कस कर सके, यदि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि या तो मास उसका बढ़ रहा होगा या फिर वेलोसिटी बढ़ रहा है। This the mean the lighter heavier object moving the same velocity than the heavier to the more momentum। बोल सकते हैं कि जिसका heavier body वाला होगा, ज्यादा मास वाला, उसका क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। जिसका लाइटर होगा उसका क्या होगा, कम होगी। If a small object are moving the great velocity, अब ये कंडीशन हो सकता है कि छोटा सा पार्टिकल से लेकिन वो ज्यादा वेलोसिटी से क्या रन कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्मॉल बुलेट, इसका क्या होगा, लेकिन छोटा सा बुलेट, लेकिन क्या उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा आता है। वेलोसिटी मीन्स स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंट है कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। लिटिल मास होता है और वो क्या डायरेक्ट जाकर के बॉडी में इंजर्ड हो जाता है। इसी प्रकार से रोड एक्सीडेंट पे क्या होता है, देख सकते हैं, बाइक का तो बहुत ही कम मास हो लेकिन उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो कहीं ट्रक से जाकर टकराता है तो क्या हाईली इंजर्ड हो जाता है। Proof of the fatal because the high speed than the slower speed, this is the high because the vehicle running the high speed the greater momentum। यदि हाई स्पीड होगा तो क्या होगा, ज्यादा मोमेंटम उसका होगा, लो स्पीड होगा तो क्या होगा, कम मोमेंटम होगी। मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज द स्टेट टू द रेस्ट, हम लोग डिराइव कर सकते हैं, थोड़ा देखते नीचे। हाँ, यदि कोई ऑब्जेक्ट का मास m है और वो रेस्ट पोजीशन में, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी जीरो होगी। तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम होगा क्या होगा, हमारा जीरो होगा। फॉर एग्जांपल के लिए वही बैठे हुए तो हमारा क्या वेलोसिटी जीरो, तो बोल सकते हैं मोमेंटम क्या है, जीरो है। रेस्ट पोजीशन के लिए क्या है, फॉर रेस्ट पोजीशन, ठीक है। मोमेंटम ऑब्जेक्ट द रेस्ट पोजीशन नो मूविंग द इक्वल टू द जीरो बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात करें तो क्या केजी हम लोग ऊपर डिवाइड कर सके थे। पीच कर क्या होता है, एमबी होता है, तो मास क्या है, केजी, और भी क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे साफ से लिख देते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है द ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू अप्लाई द अनबैलेंस फोर्स द डायरेक्शन, तो बोल रहा है कि अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है ये। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए किसी मास का ऑब्जेक्ट m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, यहाँ पे mu बोल सकता है, mv p2 क्या इनिशियल। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या बॉडी हमारा, क्या एक बॉडी है, अब इसका क्या है, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम मानते हैं u, जीरो होगा। और यहाँ पे बॉडी यहाँ से मूव होकर के, इसका भी एम होगा, बी है, इस बॉडी के लिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू, इसके लिए क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। तो जब इसका निकाले फाइनल तो क्या लिखेंगे, एम बी माइनस एम यू, ये निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू बी माइनस यू। यहाँ पे तो फाइनल क्या हो जाएगा, बी मीटर पर सेकेंड। रेट पर करके निकाले तो क्या हो जाएगा, बी माइनस बी बाई टी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बोल रहे हैं, क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, हम लोग आगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो फोर्स अप्लाइड हुआ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या हमारा है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम है, ये पहला बॉडी था, तो इसका क्या हो गया, एम यू, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल बॉडी एम बी है, तो इसका जो हमारा फाइनल होगा तो क्या होगा, एम बी माइनस एम यू। रेट अर्थात क्या नीचे टाइम आ जाए, आ गया तो क्या एम कॉमन हो जाएगी, एम क्या कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी माइनस यू बाय टी। तो यही यहाँ पे बी माइनस यू बाय टी। अब आगे क्यों बढ़ेंगे, बी माइनस यू बाय टी।
अब यहाँ पे देखेंगे v-t ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, स्टेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन है यहाँ से निकलता है F इक्वल टू एम है, ये याद रखना आप। न्यूटन का सेकेंड लॉ से निकलता है F इक्वल टू एम है। तो यहाँ पे देखो फाइनल निकाला है F इक्वल टू एम निकाला है। एम क्या है, मास को क्या हम लोग केजी में से करते हैं, स्टेशन को क्या मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 केजी, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हम लोग 1 न्यूटन बोल सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट हो गया, या फिर न्यूटन भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि फोर्स ही होता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ द स्टेट एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। हम फर्स्ट लॉ की चर्चा कर रहे हैं, तो मूविंग बॉडी द कीप द मूविंग द सेम वेलोसिटी द फॉर द फाइनल क्या होगा, उसका जीरो हो जाएगी। बिनोन दैट फाइनल जो हमारा आएगा निकल कर v माइनस इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो। v इक्वल टू u कब होगा, जब वो भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी में होगा। जब इनिशियल वेलोसिटी में होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में जीरो होगी, तो v माइनस u इक्वल टू जीरो, तो v इक्वल टू u होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, सेम होगा, जो इनिशियल होगा वही फाइनल हो जाएगी। सेकेंड क्या, बॉडी यदि रेस्ट में हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ये सिंपल सा था। तो हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि यदि हम किसी वस्तु पे या फिर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, तो उतना ही फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या होता है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में हमें भी अप्लाइड होती है। मतलब पता नहीं चलता है, हमें पता चलता है कि हमें भी चोट लग रही है। फॉर एवरी फ्रिक्शन द देयरफॉर द अनइक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोल रहा है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, वो भी वापस से हमारे पे एक्ट करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है कि इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वो भी अप्लाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम गन छोड़ते हैं तो आगे की ओर तो गन जाती है, उसका बुलेट निकल करके, बट में पीछे की ओर भी झटका मारता है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। एप्लीकेशन के लिए वॉकिंग द नेवल बाय द थर्ड लॉ में, जब वॉकिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी तो आगे जाता है, जाने के साथ साथ हमारा बॉडी क्या पीछे की ओर भी जाता है, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते हैं। अब बोट मूव द बैक व्हेन द डिवॉर्ड, बोट भी जब उसी प्रकार से मूव करता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी को आगे करते हैं तो वो क्या होता है, जहाज वो जो हमारा नाव है आगे की ओर बढ़ता है। अगन द रिकॉल गोइंग टू द बोट, ये सारा क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम क्या है, हम लोग बताएंगे लॉ ऑफ मोमेंटम। आज हम लोग तीनों लॉ हम लोग खत्म कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बताएंगे कल नेक्स्ट डे। थैंक यू।